हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी 3 यूनिट हो चुके हैं। यूनिट सेकंड में 4-5 टॉपिक छोड़े हुए हैं, नहीं तो अपनी 3 यूनिट हो चुकी है। ठीक है, 3 यूनिट में अपन पोटेंशियल स्टेप, श्रोडिंगर समीकरण वगैरह वगैरह के बारे में सबके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज आपकी अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि परिबद्ध अवस्थाएं समस्याएं या परिबद्ध अवस्था समस्याएं और श्रोडिंगर समीकरण का हल। ये आपका पूरी यूनिट का नाम है। चैप्टर भी शायद 5वां 6वां जो भी है देख लेना कौन सा है। चौथा होगा शायद, आई थिंक चौथा चैप्टर है, तो देख लेना। 4th चैप्टर है, यूनिट 4 है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि एक आपका बेल है, यानी स्क्वायर बेल पोटेंशियल पढ़ा है ना आपने, जिसमें क्या होता है विभव का मान फाइनाइट रहता है। क्या रहता है? विभव का मान फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट रहने के साथ याद रखना मैंने हमेशा क्या लिया है कि x = 0 से x = a, यानी कि ये वाली जो स्टार्ट किया है, ये वाली जो बाउंड्री स्टार्ट की है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट की है मैंने? x = 0 से। ठीक है, ये वाला जो यूनिट है इसमें अपन एक तो पहली बार बात करेंगे कि अनंत विभव है। अभी तक अपन ने ऐसे केस में अनंत विभव की बात नहीं की है। तो क्या बात कर रहे हैं कि एक तो अनंत विभव की बात करेंगे कि v का मान कितना हो जाए? इनफाइनाइट। इस वाले केस में बात की है, लेकिन अब जो केस बताने वाला हूं उसमें नहीं की है। और अनंत विभव v = इनफाइनाइट कब होगा? जब ये जो स्क्वायर वेल है वो कहाँ से कहाँ तक हो? x = -a से x = +a तक। ये क्या है तुम्हारा? vx x = 0। मान लो ये x = 0 है बीच का। तो अब की बात जो अपन बात करेंगे वो x = -a से x = +a। तो एक तरह से सिमेट्री है, ये 0 के सापेक्ष क्या है? सिमेट्री है, सममित है या नहीं? तो ऐसा पहली बात तो विभव क्षेत्र है। यहाँ पे ये वाला केस बात करेंगे और v = v0, दोनों केस के बारे में बात करेंगे कि एक विमीय अनंत विभव कूप में कण और एक विमीय परिमित विभव कूप में कण, कौन से क्षेत्र में? वो होगा आपका सममित विभव क्षेत्र। और सममित विभव क्षेत्र क्या होता है? v(-x) = vx। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या होगा? सममित विभव क्षेत्र होगा। ठीक है, और इसको कैसे पहचानोगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है वो x = 0 के सापेक्ष क्या होने चाहिए? सममित होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। लाइक x = -a/2 से x = +a/2, x = -2a से x = +2a। अगर ये वाला है जब सममित विभव क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये वाला जब केस है तो क्या है? वो सममित विभव क्षेत्र। तो देख लेना x = 0 के सापेक्ष क्या होना चाहिए? वो सममित होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सेम प्रोसेस रहेगी, पोटेंशियल स्टेप वगैरह की जो पढ़ाया है ना, सेम प्रोसेस रहेगी। मैंने बोला था 4-5 टॉपिक ऐसे है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो क्या है जो पहला टॉपिक है वो है एक विमीय अनंत विभव कूप में कण। एक विमीय अनंत विभव कूप में कण, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल। ठीक है, एक विमीय विभव कूप में कण, एक विमीय अनंत विभव कूप में कण। तो क्या है कि ये मान लिया मैंने
एक कूप है, वेल है, पोटेंशियल वेल है, जहाँ ये है x इक्वल टू माइनस ए और ये क्या है x इक्वल टू प्लस ए। तो सबसे पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि एक कण सममित विभव क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है? सममित विभव क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी कि v ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वी एक्स। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए कि दोनों का वैल्यू सेम हो लेकिन माइनस प्लस में हो। ठीक है, अब अनंत विभव कूप है तो यहाँ पे विभव का मान बोल दिया मैंने इनफाइनाइट, यहाँ पे विभव का मान इनफाइनाइट, ये जीरो वाला है अपन ने, ठीक है, मान लिया। तो एक कण सममित विभव क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जहाँ उस विभव कूप की जो डायमेंशन है वो कितनी है, x इक्वल टू माइनस ए से x इक्वल टू प्लस ए तक, तथा इस विभव कूप की परिसीमाओं, बाउंड्री तथा बाउंड्री के बाहर, परिसीमा तथा परिसीमा के बाहर विभव का मान कितना है, अनंत है, तथा परिसीमा के अंदर यानी कि विभव कूप में विभव का मान कितना है, जीरो है। समझ में आया कि एक ऐसे सममित विभव क्षेत्र में गति कर रहा है जहां उस विभव कूप के विभव का जो मान है, परिसीमाओं तथा परिसीमाओं के बाहर विभव का मान कितना है, अनंत है, तथा इनके अंदर परिसीमाओं के अंदर विभव का मान कितना है, अनंत है। तो इसको मैं क्या लिखूं, गणितीय रूप में। क्या बोल दूं मैं इसको, गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में क्या होगा, Vx होगा आपका जीरो, कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से प्लस ए तक, x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कब, जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए होगा। इसको कैसे लिखते हैं अपन, x लेस देन माइनस ए लेस देन ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू माइनस ए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो v इक्वल टू जीरो कब है, ये है, v इक्वल टू इनफिनिट कब है, ये है। अब चूंकि अपन जानते हैं v इक्वल टू इनफिनिट है तो वहाँ पे तरंग फलन का वैल्यू कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर तरंग फलन का मान शून्य है, क्या है, तरंग फलन का मान क्या है, शून्य है, तो उस कण के पाए जाने की प्रायिकता भी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि प्रायिकता कैसे डिफाइन करते हो आप, c इक्वल टू मॉड ऑफ साई का होल स्क्वायर। तो साई जीरो तो p जीरो, तो यानी ये अपन देख भी चुके हैं वैसे। ठीक है, तो अपना मेन मोटो क्या है कि जो x इक्वल टू माइनस या x ग्रेटर देन माइनस ए एंड x लेस देन प्लस ए के जो बीच में है, जो क्षेत्र है उसके बीच में श्रोडिंगर समीकरण कैलकुलेट करना। पहले तो श्रोडिंगर समीकरण का मान लिखना, उसके बाद श्रोडिंगर समीकरण कैलकुलेट करना, साई का वैल्यू लेके आना कि यहाँ पे साई का वैल्यू क्या है, जो कण है जो गति कर रहा है उसके साई का वैल्यू क्या है, और यहाँ पे विभव का मान कितना है, जीरो है। तो सबसे पहले तो श्रोडिंगर समीकरण लिखी जाए। क्या है श्रोडिंगर समीकरण, सिंपली रूप से लिख रहा हूँ मैं, ये अब तो आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, d2 साई ओवर dx2 प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। ये काफ़ी बार बता चुका हूँ। वैसे आप लिखते हो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। क्लियर। अब इस वाले रीजन में तो बात होगी नहीं, क्योंकि यहाँ v इक्वल टू इन्फिनिट है, v इक्वल टू इन्फिनिट यानी साई इक्वल टू जीरो, साई इक्वल टू जीरो, तो ये वाली समीकरण है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बात कहाँ पे आ जाएगी, केवल इस वाले अंदर के अंदर, केवल यहाँ पे। तो यहाँ पे साई कैलकुलेट करना है, तो साई कैलकुलेट करने के लिए श्रोडिंगर समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। तो श्रोडिंगर समीकरण सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे
अगर मैं बात करता हूँ केवल इस वाले केस की, है ना, यहाँ पे तो होगा नहीं, समीकरण एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो केवल इस वाले समीकरण के लिए क्या होगा, v इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाली जो श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, d2 साई ओवर dx2 प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। v का मान कितना हो गया आपका 0, और यहाँ पे क्या बोल दिया कि माना 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर क्या है आपका k स्क्वायर के बराबर। समीकरण क्या हो जाएगी, सेम प्रोसेस है, d2 साई ओवर dx2 प्लस k स्क्वायर साई, कितनी बार करवा चुके हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साई इक्वल टू a साइन के एक्स, a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स होता है। तो अगर साइन और कॉस में होगा तो a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स के बराबर। क्लियर। तो ये है आपका श्रोडिंगर समीकरण का सॉल्यूशन है, ठीक है, साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। अब यहाँ पे ये है आपका x इक्वल टू माइनस ए, ये है x इक्वल टू प्लस। श्रोडिंगर समीकरण अपन ने सॉल्व कर ली और आपका साई आ गया, साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, समीकरण नंबर 1। अब क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि तरंग फलन साई के परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध से, क्या बोल रहा हूं मैं, तरंग फलन साई के परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध से। तो अपन जानते हैं बाउंड्री पर, इस पर और इस पर क्या होगा, तरंग फलन साई का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन है नहीं, यहाँ फंक्शन है नहीं, केवल यही फंक्शन है। एक तरह से पोटेंशियल स्टेप में अज्यूम करो ये वाला। तो x इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे अपन ने साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड, तो यहाँ पे ये वाला क्या किया था, डिफाइन किया था, ठीक है। तो एट बाउंड्री, एट x इक्वल टू a माइनस ए, साई का वैल्यू कितना होगा 0, और एट x इक्वल टू प्लस a, साई का वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर। तो x इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे, अतः समीकरण 1 से क्या बोल रहा हूं, कहाँ पे ले रहा हूं, एट x इक्वल टू माइनस ए पे। तो साई क्या बन जाएगा 0, ठीक है, a साइन के x की जगह माइनस ए प्लस b कॉस के माइनस ए, ठीक है। और अपन जानते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ये एक ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तो माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस आपका सम फलन है, इसलिए कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, पूरी सीरीज वगैरह में बात कर चुके हैं अपन। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। ये था एट एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, एट एक्स इक्वल टू प्लस ए, तब भी फलन का मान 0 होगा, क्या होगा, ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, वही मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। के का वैल्यू मेरे को देख लिया 2m अपॉन एच का स्क्वायर है, के स्क्वायर का। तो क्या कर रहा हूँ मैं, अलग अलग लिखने के लिए देखो पहले क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ दिया। तो ये क्या है, माइनस ए साइन के है, ये प्लस ए साइन के है, तो दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2b कॉस के ए इक्वल टू 0 या b कॉस के ए इक्वल टू 0।
2 को 0 भेज दिया तो क्या बन गया, b cos a इक्वल टू 0। और इसी प्रकार समीकरण 3 में से 2, 3 माइनस 2 करने पर, 3 में से 2 घटाने पर, तो ये 3 में से 2 घटाया तो ये प्लस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, b cos a से b cos a कट जाएगा, क्या बचेगा 2a sin k इक्वल टू 0 या a sin k इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 से देखना कि b cos k इक्वल टू 0 है और a sin k इक्वल टू भी क्या है आपका 0 के बराबर है। अब चूंकि ये तो कन्फर्म है 4 और 5 से कि साई का मान 0 होगा परिसीमाओं पे, लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि साइन और कॉस का मान एक साथ 0 नहीं हो सकता है। थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, जबकि साइन 0 कितना होगा 0। π/2 पे cos π/2 0 हो जाएगा, लेकिन साई π/2 कितना होगा 1। तो एक साथ साइन और कॉस का मान क्या हो सकता है 0 नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि यही वैल्यू लेंगे अपन, साइन और कॉस का मान क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा एक साथ, इसलिए साई का मान होगा a sin kx कब, जब b इक्वल टू 0 होगा। भाई दोनों ही केस पॉसिबल है, ये अपन देख लिए। तो दोनों के लिए क्या करना है, तो जब b का मान मैं 0 कर दूं तो साई इक्वल टू a sin kx बच जाएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा पार्ट। और जब साई इक्वल टू क्या आ जाए b cos kx कब, जब a इक्वल टू क्या हो 0 के बराबर। समीकरण 6 समीकरण 7। तो समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि साई का मान 0 होगा, लेकिन साइन और कॉस का एक साथ 0 मान होगा नहीं, इसलिए जब b इक्वल टू 0 होगा तो साई इक्वल टू a sin kx हो जाएगा, और जब a इक्वल टू 0 होगा तो साइन क्या हो जाएगा आपका b cos kx। ठीक है, अब देखना तो समीकरण 4 से देखना या 5 से, a sin या 4 से देख लो पहले, समीकरण 4 से b cos ka इक्वल टू 0। अब चूंकि जब b cos ka होगा तो a का मान ही तो 0 होगा, b थोड़ा 0 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 चूंकि, तो इसलिए क्या 0 हो जाएगा cos ka इक्वल टू 0। तो ka का वैल्यू क्या आएगा, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है जब k इक्वल टू n π/2, जहां n इक्वल टू 1 3 5 आगे। ठीक है, k इक्वल टू क्या आएगा n π/2, और कब, जब n का मान 1 3 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, समीकरण 5 से देखिए तो याद रखना साइन और कॉस के मान एक साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, एक साथ 0 नहीं होगा, यानी साइन और कॉस के मान मेरे को क्या करने हैं अलग अलग लिखने हैं। तो समीकरण 4 को 0 किया, ये आ गया k का मान n π/2, जहां n क्या है 1 3 5/2, cos π/2 cos 3 π/2 वगैरह पे क्या होते हैं 0। ठीक है, समीकरण 5 से क्या होगा a sin k इक्वल टू 0। तो यहां से चूंकि a नॉट इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो साइन k a क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, तो k a क्या बन जाएगा n डैश पाई, बनेगा नहीं बनेगा। और n डैश क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो k का मान n डैश पाई आ गया, लेकिन यहाँ देखना यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा।
जहाँ पे साइन का वैल्यू कितना होगा 0, और ये ऐसी वैल्यूज है जहाँ पे कॉस का मान भी कितना होगा 0 होगा। तो फिर क्या करें? अब अपन जानते हैं एक साथ तो 0 होगा नहीं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ k इक्वल टू क्या होगा n पाई बाई 2, जहाँ n डैश क्या है n/2 और n का जो वैल्यू है वो कितना है 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह। समझ में आया? देखो 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3 वगैरह ये वैल्यू आ जाएंगी, तो अपने को पता है साइन के का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना अपन क्या कर रहे हैं? तो क्या होगा कि जब n की वैल्यू 1, 3, 5 वगैरह है यानी विषम वैल्यूज है, तो साई जो इंक्लूड करेंगे अपन b cos k a, साई का वैल्यू क्या आ जाएगा b cos k x, और जब साई n का वैल्यू 2, 4, 6, 8 है तब साई का वैल्यू क्या आ जाएगा a sin k x। यही सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वगैरह में डिफरेंस है। अब समझ में आया? x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू प्लस से में। ठीक है, देखिए अब ये डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या है a और b की वैल्यू क्या है अननोन है। साई इक्वल टू b cos k यानी b cos k x, और k ये है n पाई बाई 2, n इक्वल टू 1 ये 3, n इक्वल टू 2, 4, 6। तो a और b के मान क्या है मुझे अननोन है। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से क्या होगा, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो अपन जानते हैं वैसे तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, या माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। जहां माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट क्या डिफाइन कर रहा है, कण का पाए जाने की स्थिति। ठीक है, तो अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो साई का वैल्यू ये है kx, a sin kx। k का वैल्यू यहां से करेंगे तो कितना है n पाई अपॉन 2a, और यहां से देखेंगे तब भी k इक्वल टू n पाई अपॉन 2a, जहां n यहाँ पे डिफरेंट है और n यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहां से करेंगे तो क्या आएगा 4a, क्या आएगा मॉड ऑफ माइनस a टू प्लस a, ये लिमिट है a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx dx इक्वल टू 1, ये पता है। जहां k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है n पाई बाई 2 और n इक्वल टू 2, 4, 6, 8 वगैरह, यानी कि सम वैल्यूज। तो कैलकुलेट करो a स्क्वायर माइनस a टू प्लस a साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2a x dx इक्वल टू 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसको, तो इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर इक्वल टू, क्या आएगी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर इक्वल टू इंटू a1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी a के बराबर, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन रूट a। कितनी आएगी 1 अपॉन रूट a। कैलकुलेट करके देख लेना, साइन स्क्वायर को तोड़ोगे आप 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन 2 में कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से 4b, अगर मैं b कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स। अब की बार k का जो वैल्यू है वो n पाई बाई 2, लेकिन n का वैल्यू 1, 3, 5 यानी कि विषम वैल्यूज। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन 2 कॉस 2x, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी, और b की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 अपॉन रूट a के बराबर। तो आपका जो साई है
वो a sin kx कब होगा? जब n का वैल्यू क्या हो? विषम हो या सम हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 वगैरह। तो साइकिल टू होगा आपका 1/√1/a साइन k का वैल्यू है n π/2a x। इसी प्रकार से n का वैल्यू जब विषम है तो साइकिल टू क्या होगा आपका? b cos kx। इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब पता लगेगा आपको, जब समझ में आएगा अच्छे से। n का वैल्यू कितना हो? 1, 3, 5 वगैरह के समथिंग। तो यहाँ पे जो साई होगा वो क्या होगा? 1/√a cos n π/2a x के बराबर। ठीक है, तो ये आपका साई का वैल्यू है। ठीक है, तो साई का वैल्यू आपका सम पे तो क्या आएगा? सम होगी जब वैल्यू साई की, तो साइकिल टू 1/√sin n π/x/2a। और जब n का मान विषम होगा तो आपका क्या आएगा? साइकिल टू 1/√a cos n π/x/2a। इसको बोल सकते हैं अपन सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में पार्टिकल का वैल्यू या पार्टिकल के वेव फंक्शन का वैल्यू। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? तो साई का वैल्यू आ गया। अब चूंकि अपने को पता है k की वैल्यू यहाँ पे भी n π/2 है और यहाँ पे भी कितनी है? n π/2। तो यहाँ से जब ऊर्जा वैल्यू निकालोगे आप, तो जब आप एनर्जी की वैल्यू निकालोगे तो चूंकि अपन जानते हैं k² कितना है? 2me/h²। तो k का वैल्यू अपने को पता है, दोनों केसेज में क्या है? n π/2 है। सम की वैल्यू है जब तो ये है, विषम की वैल्यू है तो ये है। तो वैल्यू पुट किया तो क्या बनेगा? n π/2 का होल स्क्वायर 2me/h²। तो e जो आएगा वो आएगा n² π² h²/8ma²। ये 4 हो जाएगा, 4 के साथ 2 होगा, 8 हो जाएगा। तो जब आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, यानी x = -a से +a, यानी कि x = 0 के सापेक्ष जब सममित फलन हो तो क्या होगा? तो आपकी ऊर्जा का मान ये आएगा n² π² h²/2m²। और साई के मान आएंगे आपके 2, एक तो ये और एक ये। जनरली क्या होता है? आपका साई का वैल्यू आता है 1/√2a sin n πx/a। और जो e का वैल्यू है वो आता है n² π² h²/2ma²। ये वाली वैल्यू क्यों आई आपको पता है? सिमेट्रिक पोटेंशियल की वजह से अपन ने ये वाला केस लिया था। अगर क्या हो? ये वाली वैल्यू हो x = 0 से x = a, तब तो ये करेंगे। अगर ये आपको दिया है तो अपन ये करेंगे। ठीक है, a की जगह 2a हो गया तो देखना 2 से 2 कट के ये बन गया। n π/a की जगह n π/2a बन गया। और यहाँ पे एनर्जी का मान n² की जगह n/2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4 यानी 2 यानी 8। ये सब नॉर्मल है, जहाँ n का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6 0 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनर्जी का वैल्यू 0 नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था यूनिट 4 का पहला। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा जल्दी में कराया है मैंने, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बोला हूँ, करा चुका हूँ। अगला जो टॉपिक है वो बड़े आराम से करेंगे, वो है एक बिंदीय परिमित विभव कूप में कण। तो विभव का मान क्या होगा? फाइनाइट होगा। तब देखते हैं अपन वैल्यू क्या रहती है, कैसे वेरी करती है। ठीक है, धन्यवाद।